तो मूवी की शुरुआत होती है 1943 के इंडोनेशिया यानी कि 1943 में। एक गांव का सीन हमको दिखाया जाता है जहां पर कुछ जापानीज सोल्जर्स बड़ी बेरहमी से इंडोनेशियंस और डच लोगों का खून कर रहे थे। दरअसल यहां पर उस समय इंडोनेशिया के अंदर इंडोनेशियंस के अलावा जापानीज और डच लोग भी रहा करते थे। इसके अंदर इंडोनेशियंस और डच लोगों की तो आपस में अच्छी बनती थी, लेकिन जापानीज लोग इंडोनेशियंस और डच से काफी नफरत करते थे। और इसी नफरत में एक दिन जापानीज सोल्जर्स ने डच लोगों को और इंडोनेशियंस को मारना शुरू कर दिया। अब इन सब के बीच में हम देखते हैं एक डच लड़की इवाना को, जो कि कुछ इंडोनेशियंस को जापानीज की कैद से भगाने में मदद करती है। इन इंडोनेशियंस में उसका बॉयफ्रेंड भी होता है जो कि आगे भागता है, लेकिन तभी जापानीज सोल्जर्स पीछे रह गई इवाना को पकड़ लेते हैं और उसे अपने बॉस मात्सुया के पास लेकर जाते हैं, जहां हमको पता चलता है कि इवाना और मात्सुया पहले दोस्त हुआ करते थे और इसलिए ही इवाना ने उसे छिपे हुए इंडोनेशियंस का पता बता दिया था। अब यहाँ पर इवाना को ऐसा लगता है कि मात्सुया उन इंडोनेशियंस की मदद करेगा, लेकिन वो उसका उल्टा ही करता है और उनको खत्म कर देता है। बेसिकली यहाँ पर मात्सुया ने इवाना को धोखा दिया था। अब मात्सुया यहाँ पर इवाना को भी मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी इवाना का बॉयफ्रेंड आकर उसको बचा लेता है और दोनों भागने लगते हैं, जिसके बाद में मात्सुया पीछे से गोली चलाता है और इसी के साथ में सीन यहीं पर कट हो जाता है। खैर मूवी आती है सीधा 1993 यानी कि 1993 में, जहाँ पर हम एम्बर और डीका को एक बस में देखते हैं जो कि भाई बहन थे। वो अपने पेरेंट्स के एक्सीडेंट में गुजर जाने के बाद में अपने पेरेंट्स के दोस्त के नर्सिंग होम में जा रहे थे और यहाँ पर हमको ये भी पता चलता है कि उनके एक्सीडेंट की वजह से एम्बर को सब कुछ धुंधला दिखाई देता था और यहाँ पर एम्बर की हेल्प उसका भाई डीका किया करता था। अब दोनों भाई बहन चुपचाप उस बस में बैठे होते हैं कि तभी एम्बर को एहसास होता है कि किसी ने उसके सीट को पीछे से धक्का दिया है। पीछे मुड़कर देखने पर एम्बर को एक औरत और 2 बच्चे नजर आते हैं, लेकिन जब वो डीका से इसके बारे में बताती है तो उसको पिछली सीट पर कोई नहीं दिखता। अब एम्बर इस चीज को अपना भ्रम समझकर इग्नोर कर देती है। खैर थोड़ी देर के बाद में वो उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर एम्बर अपने बचपन के दोस्त एगस से मिलती है और उसकी मॉम वाती से भी। और दोस्तों ये वही नर्सिंग होम था जहाँ पर सालों पहले इवाना को 1943 में मारा गया था। खैर अंदर जाने पर एम्बर ग्रैंडमा ईदा, ग्रैंडमा एनी, ग्रैंडपा फारिद, एगस की गर्लफ्रेंड रीना और ग्रैंडमा ईदा के पोते आर्थर से मिलती है। ये सभी लोग यहाँ पर 2 दिन बाद होने वाले ईद सेलिब्रेशन के लिए इकट्ठा हुए थे। अब इसके बाद में एगस एम्बर को पूरा घर दिखाने लगता है और उसे हर कमरे के अंदर लगे हुए रेडियो को देखते हुए वो ये कहता है कि ये सभी रेडियोज आपस में कनेक्टेड हैं और जरूरत पड़ने पर वो रूम के रेडियो का इस्तेमाल करते हुए अपने लिए मदद बुला सकती है। अब इसके बाद अगले दिन सभी लोग गेम खेल रहे होते हैं कि तभी डीका का टॉय पास के ही एक कैबिन के अंदर चला जाता है, जिसको लेने के लिए आर्थर और डीका साथ में जाते हैं। वो दोनों अंदर जाकर टॉय को ढूंढ ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एम्बर भी आ जाती है, जो गलती से एक टूटे हुए वुडन फ्लोर पर पैर रख देती है और वो सीधा बेसमेंट के अंदर गिर जाती है। अब एम्बर के गिरने की आवाज सुनकर आर्थर और डीका भी वहाँ पर पहुँचते हैं, जो कि पहले तो एम्बर को संभालते हैं और फिर वो लोग ये देखते हैं कि उस कमरे के अंदर एक बड़ा सा बॉक्स और एक स्टैचू था जिसका सर नहीं था। स्टैचू को देखकर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं, लेकिन फिर ज्यादा गौर ना करते हुए सभी लोग उस बॉक्स को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अब सभी मेन हाउस के अंदर आकर उस बॉक्स को खोलते हैं, जिसके अंदर उन्हें कुछ पुराने पेपर्स, एक डायरी और एक ग्रामोफोन का कैसेट मिलता है। यहाँ पर ग्रैंडपा फारिद डायरी पढ़कर ये बताते हैं कि ये इवाना नाम की लड़की की डायरी है, जिसके भाई का खून कर दिया गया था और उसकी माँ बीमारी से मारी गई थी और उसके पिता भी इसी दुख में गुजर गए थे। अब यहाँ पर इनको एक बात और पता चलती है कि इवाना यहाँ पर जापानीज लोगों के लिए एक कंफर्ट वुमेन हुआ करती थी, यानी कि वो उन सभी को सुख यानी कि प्लेजर दिया करती। अब इसी बीच आर्थर ग्रामोफोन के कैसेट को प्ले कर देता है, जिससे एक बेहद ही खूबसूरत म्यूजिक बजने लगता है। सभी लोग म्यूजिक को सुनकर काफी रिलैक्स्ड हो जाते हैं और डांस करने लगते हैं। अब ये लोग डांस में इतना खो जाते हैं कि इन्हें टाइम का कुछ पता ही नहीं चलता और काफी रात हो जाती है। और फिर जैसे ही सोने का वक्त होता है बिजली चली जाती है और तेज बारिश के साथ तूफान आने लगता है। अब इसके बाद सभी लोग कैंडल्स लेकर अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम एगस को किचन में देखते हैं, जो कि रीना से क्लोज होने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी उसे घर के अंदर किसी के एंटर करने की आवाज आती है, जिसके बाद वो मेन डोर को चेक करने चला जाता है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। इधर एम्बर को उसके रूम के अंदर लगे हुए रेडियो से कुछ आवाज आती है, जिसे सुनकर उसे लगता है कि शायद किचन से कोई मदद के लिए उसको बुला रहा है। इसलिए एम्बर किचन में चली जाती है और जहाँ पर एंटर करते ही वो एक अलग ही दुनिया में चली जाती है। अब उसे सब कुछ साफ साफ
देखता है और उसे 1943 का विजन नजर आता है, जिसके अंदर वो ये देखती है कि मात्सुया ने जो गोली चलाई थी वो इवाना के बॉयफ्रेंड के पैर में लगी थी। जिसके बाद इवाना उन्हें इंडोनेशियन से हेल्प मांगती है, जिन्हें बचाने के लिए कुछ देर पहले उसने अपनी जान दांव पर लगाई, लेकिन वो लोग इवाना की मदद करने के बजाय उसे उसके बॉयफ्रेंड से अलग कर देते हैं, क्योंकि शायद से वो उसके खिलाफ हो गए थे कि उसने ही यहाँ पर मात्सुया को इंडोनेशियंस की इन्फॉर्मेशन दी थी। लेकिन वो ये चीज भूल गए थे कि उसने मात्सुया को यहाँ पर अच्छे के लिए चीज बताई थी। उसे ऐसा लगा था कि वो उनकी मदद करेगा, लेकिन यहाँ पर उसने ही पासा पलट दिया। जिसके तुरंत ही बाद में एम्बर वापस से अपनी दुनिया में आ जाती है और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती वहाँ पर डिका आ जाता है, जिसको एम्बर बिना कुछ बताए सोने चली जाती है। अब थोड़ी देर के बाद में ग्रैंडमा एनी के रूम से रेडियो बजने से उनकी आंख खुलती है और उन्हें नीचे से ग्रामोफोन के बजने की आवाज आती है। जिसके बाद वो नीचे आकर म्यूजिक को बंद करती हैं, लेकिन तभी वहाँ पर वही स्टैचू उनको दिखता है जिसका सर नहीं था। अब एक चलते फिरते बिना सर वाले स्टैचू को देखकर ग्रैंडमा इतनी डर जाती है कि वो बाथरूम में जाकर खुद को अंदर से लॉक कर लेती हैं। लेकिन तभी ग्रैंडमा के पीछे से एक डरावना हाथ निकलता है जो कि उनका गला इतने प्रेशर से दबाता है कि उनकी आंखें ही बाहर निकल जाती हैं, जिससे वो खत्म हो जाती हैं। अगले दिन सबको डाइनिंग रूम के बीचों बीच वही स्टैचू दिखाई देता है और यहाँ पर सबको ये लगता है कि आर्थर प्रैंक करने के लिए उस स्टैचू को बेसमेंट से यहाँ पर लेकर आया है, लेकिन असलियत हम जानते हैं कि वो स्टैचू असल में जिंदा है। लेकिन आर्थर साफ साफ मना कर देता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन कोई भी उसकी बात के ऊपर विश्वास नहीं करता, क्योंकि आर्थर पहले भी ऐसे कई प्रैंक्स कर चुका था। उधर एम्बर पिछली रात की सारी बात से काफी परेशान थी, इसलिए वो ग्रैंडपा फारिद को अपने टॉप सीक्रेट के बारे में बताती है कि जब से उसकी आंखों की रोशनी गई है तब से उसे वो चीजें दिखती हैं जो कि असल में मौजूद नहीं होती। जिसके बाद वो अपनी पिछली रात के बारे में बताती है, जिसके बाद फारिद इवाना की डायरी देखकर बताते हैं कि उसके अंदर भी सेम चीज लिखी है, यानी कि जो उसने देखा वही डायरी में लिखा हुआ था, जिससे एम्बर को यकीन हो जाता है कि उसने जो कुछ भी देखा था वो उसका भ्रम नहीं बल्कि हकीकत थी। अब समहाउ वो उस वक्त में टेलीपोर्ट हो गई थी जिसका रास्ता किचन से होकर जाता था, या फिर शायद से इवाना की किताब पढ़ने की वजह से ऐसा हुआ होगा। रीजन कुछ भी हो, ये चीज काफी खतरनाक थी। खैर इसके बाद में सभी ब्रेकफास्ट करने जाते हैं, लेकिन तब उन्हें वहां पर ग्रैंडमा एनी नजर नहीं आती, तो सभी उन्हें ढूंढने लगते हैं और एम्बर भी ग्रैंडमा को ढूंढते हुए बाथरूम में जाती है। लेकिन साफ साफ दिखाई ना देने पर वो ग्रैंडमा की बॉडी को फील करती है, लेकिन होता यह है कि उनका सर गायब था। अब इस चीज से डरकर एम्बर जोर से चिल्लाती है, जिसके बाद सभी बाथरूम में आते हैं। अब यहाँ पर सभी को ये लगता है कि ये काम किसी इंसान का होगा, इसलिए एगस तुरंत ही पुलिस को बुलाता है, लेकिन पुलिस भी उनको देखकर काफी ज्यादा डर जाती है। जिसके बाद में वो बैकअप के लिए अपनी टीम से कांटेक्ट करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन खराब नेटवर्क की वजह से ऐसा नहीं हो पाता। अब इधर घर के अंदर सभी लोग चुपचाप बैठे ही होते हैं, लेकिन तभी अचानक से ही ग्रामोफोन अपने आप ही बजने लगता है। अब एम्बर को वापस से 1943 के विजन्स आने लगते हैं और वो ये देखती है कि मात्सुया और वही इंडोनेशियन लोग इवाना को टॉर्चर कर रहे होते हैं। वो इवाना से ये कहते हैं कि भले ही तुम एक डच हो, लेकिन आज हम तुम्हारी वजह से ही मरने की कगार पर हैं, क्योंकि इवाना ने मात्सुया को छुपे हुए इंडोनेशियंस का पता बताया था। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बोला कि उसने मात्सुया को यहाँ पर खाली अच्छे के लिए बात बताई थी, क्योंकि उसने उससे झूठ कहा था। अब यहाँ पर वो सभी लोग जिनके लिए इवाना पहले से लड़ रही थी, अब वही लोग उसे धोखा देते हैं। जिसके बाद में इवाना उन सभी को श्राप देती है कि उसके खून की एक बूंद उन इंडोनेशियंस और जापानीज की जिंदगी को जहन्नुम बना देगी। जिसके बाद इवाना कुछ और कहने ही वाली होती है कि तभी मात्सुया उसका गला अलग कर देता है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि ग्रैंडमा एनी के साथ ऐसा क्यों हुआ। अब एम्बर ये सारे विजन साथ ही साथ सारे घर वालों को बता ही रही होती है और उन्हें रेडियो से इवाना की चीखें भी सुनाई दे रही थी। साथ ही साथ वो इवाना के साथ हुए टॉर्चर को शैडो के रूप में सामने वाली दीवार पर भी देखते हैं। खैर इसके बाद एम्बर घर से निकलकर सीधे उसी कैबिन के बेसमेंट में जाती है, जहाँ पर उसको विजन आता है कि इवाना के बॉयफ्रेंड ने इवाना के सर को पास के ही सूखे कुएं में फेंक दिया था और उसके शरीर पर मिट्टी लगाकर उसे स्टैचू में बदल दिया। और उसके बाद में वो मात्सुया से बदला लेने भी जाता है, लेकिन वहां पर वो उसको ही खत्म कर देता है। यानी कि दोस्तों अभी तक जिस स्टैचू को हम देख रहे थे वो कुछ और नहीं बल्कि असल में रियल इवाना की बॉडी थी, जिसको ऑब्वियसली इवाना की स्पिरिट ने ही पजेस करा हुआ था। खैर ये सारा सच जानने के बाद में जैसे ही सभी लोग बेसमेंट से निकल रहे होते हैं, तभी इवाना एगस को अपना शिकार बना लेती है। जिसके बाद में सभी पुलिस ऑफिसर की कार में भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन कार शुरू नहीं होती और इवाना यहाँ पर आकर आर्थर और ईदा को भी अपना शिकार बना लेती है और फिर जोर से चिल्लाती है कि उसे अपना सर वापस चाहिए। अब सभी लोग प्लान बनाते हैं कि वो स्टैचू को तोड़कर उसे पास के कुएं में डाल देंगे और आग लगा देंगे, ताकि इवाना का सर और बॉडी एक साथ हो जाए और जल जाए। और हम जानते हैं कि ऐसा करने से उसकी स्पिरिट को आजादी मिल सकती थी। खैर वो लोग घर के अंदर जाते हैं, जहाँ पर उन्हें इवाना की बॉडी वाला स्टैचू बैठा हुआ दिखाई
देता है, जिसे पुलिस ऑफिसर तोड़कर कुएं में डाल देता है। और फिर जैसे ही एम्बर उसको जलाने के लिए लाइटर ऑन करती है, वहां पर इवाना की स्पिरिट आ जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर स्पिरिट की वजह से ये बॉडी चल रही थी, तो वो करती ये है कि वो एम्बर और डीका का गला दबाने लगती है। अब ये सब अपने सामने होता देखकर रीना काफी डर जाती है और वो कुल्हाड़ी से इवाना की स्पिरिट पर वार करती है, जिससे कि इवाना, एम्बर और डीका तीनों ही कुएं में गिर जाते हैं। अब कुएं में गिरते ही एम्बर लाइटर ढूंढने लगती है, लेकिन तभी उसके हाथ में इवाना का सर आ जाता है, जिसे फेंक कर वो फिर से लाइटर ढूंढने लगती है। लेकिन तभी इवाना एम्बर का सर पकड़कर उसको मारने की कोशिश करती है। अब ये सब होता देख डीका अपनी बहन को बचाने के लिए बड़ी मुश्किल से लाइटर को जलाकर इवाना के सर और बॉडी को जला देता है, जिससे कि उसकी स्पिरिट भी जलकर गायब हो जाती है और दोनों भाई बहन बच जाते हैं। अब अगले सीन में सुबह हो जाती है और हम देखते हैं कि बचे हुए सभी लोग उस घर को छोड़कर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी एम्बर को इवाना की बहन एलिजाबेथ और उसके भाई डीनस की तस्वीर मिलती है, जिसके पीछे तीनों का नाम भी लिखा हुआ था। लेकिन इन दोनों का क्या हुआ था इसके बारे में हमको अभी भी नहीं पता। अब यहाँ पर एम्बर कुछ सोचती है और उस फोटो और इवाना की डायरी को अपने बैग में रखकर वहां से हमेशा के लिए चली जाती है। यानी कि मुझे लगता है कि अब वो उनकी कहानी का पता लगाएगी और उसको ये सारे के सारे विजन्स क्यों आते हैं उसको वही पता लगाना होगा। जिसके बाद में हम कमरे के अंदर रखा हुआ ग्रामोफोन बजते हुए देखते हैं। यानी कि ये पूरा का पूरा मामला यहाँ पर अभी सिमटा नहीं था। इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इवाना मूवी की कहानी, जो कि द नूर यूनिवर्स का ही एक हिस्सा है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।